फाइनली इट्स डे 74 और वो दिन आ गया है जब मैं चैलेंज से बस एक दिन दूर हूँ। सोचो अगर ये चैलेंज मैंने आज छोड़ दिया तो मेरे को वापस कितने दिन पहले जाना पड़ेगा। तो भाई कुछ भी हो जाए आज तो ये चैलेंज पूरा करना ही पड़ेगा। मैं आज करूँगा सिर्फ कार्डियो एंड एब्स की वर्कआउट और कल मैं करूँगा फुल बॉडी वर्कआउट। तो अभी मैं करूँगा 100 डंबल बर्पीज, उसके बाद 100 सपाटे, देन 100 डंबल स्विंग्स एंड उसके बाद लास्ट में अगर ताकत बची तो हैंड स्टैंड, जितनी भी ताकत बची होगी। तो स्टार्टिंग में मैं कर रहा हूँ ये बर्पीज और ये थोड़ी अनयूजुअल है क्योंकि मैंने देखा नहीं है ज़्यादातर लोग डंबल्स को लेके बर्पीज करते हैं। मैंने भी खुद ये ज़्यादा बार नहीं करी, आज मैंने ये किया था और बिलीव मी ये नॉर्मल बर्पी से ज़्यादा थकाने वाली थी। इसके बाद मैंने करे स्टेमिना बूस्टर सपाटे एंड देन ये कुछ मोशन जो आप देख रहे हो इन्हें बोलते हैं हिप थ्रस्टर और मे भी कुछ और नाम भी हो सकता है इसका, बट ये कैलोरीज बहुत बर्न करती है, तो ये मेरी फेवरेट कार्डियो में से एक है। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ हैंड स्टैंड। आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि मैं कितना खुश हूँ हैंड स्टैंड में, क्योंकि अब मैं अक्सर बीच बीच में ऐसे स्टेबल पोजीशन में आ जाता हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी बट मेरा ब्रेकफास्ट चेंज नहीं होगा। इसके बाद मैं साइकिल चलाकर चले गया ऑफिस। ऑफिस से आने के बाद अभी मेरा मूड हो रहा है कि मैं 5 किलोमीटर की रनिंग करूँ। कोई भी वर्कआउट वगैरह करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। 5 किलोमीटर की रनिंग करके वापस आऊँगा एंड ये माइक मुझे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने वाला है। भाई मेरी टी शर्ट देख लो, जब मैं आऊँगा ना तो ये पसीने से पूरी भीग चुकी होगी। मैंने वैसे सोचा था कि 5 किलोमीटर की रनिंग करूँगा बट मैं सिर्फ 2.5 किलोमीटर रनिंग करी क्योंकि 2.5 किलोमीटर के बाद मेरे घुटनों में दर्द होने लग गया था और एकदम से वैसे ज़्यादा रनिंग नहीं भी करनी चाहिए। मैं अपना खाना घी पे भी बनाता हूँ कई बारी क्योंकि वो टेस्ट मुझे पसंद है। ये जो मील है ना, इस मील के अंदर कम से कम जो मैं खा रहा हूँ 50 ग्राम प्रोटीन तो हो गई। अब चलते हैं बुक रिव्यू की तरफ। मेरे सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि बुक रिव्यू दो, बिजी शेड्यूल बहुत है, आपको मैं पहले बता दूं, इसीलिए मैं दे नहीं पा रहा था, बट फिर भी इन 2 दिन में देने की कोशिश करूंगा बुक का रिव्यू। और आज का रिव्यू शुरू करते हैं। जिंदगी में रिजिलियंस होना, रिजिलियंस यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, बहुत ज़रूरी है। बट रिजिलियंस मतलब क्या होता है? आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता। आप प्लान करते हो, बहुत सारी चुनौतियाँ, चैलेंजेस आते हैं, आस्क मी बट आप उनसे लड़कर अगर आप हारते भी हैं, फेल भी होते हैं, फिर आप खड़े उठ जाते हैं। जितनी बार आप खड़े उठेंगे उतनी ही ज़्यादा आप रेजिलिएंट है। तो ये होता है रेजिलिएंट होने का मतलब, और ये होना बहुत ज़रूरी है। इकिगाई का एक रूल है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हैं तो फिर आप कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, आप हमेशा दोबारा खड़े उठेंगे और उसे पूरा करेंगे। अब इसके बाद इन्होंने 2 स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस किया है इसमें। पहला है बुद्धिज्म एंड दूसरा है स्टोइसिज्म। अगर दोनों का बताऊं मेन जिस्ट क्या है, वो ये कि आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस कंट्रोल में होना चाहिए कि आप प्लेजर भी लें और उसे कंट्रोल भी करें। आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि किस लिमिट तक ये मुझे नुकसान पहुंचा रही है और किस लिमिट तक ये मेरे को फ़ायदा पहुंचा रही है। बाकी मुझे ये पता लगा कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इस बुक के अंदर इतनी सारी बातें हैं ना, जिसके हर टॉपिक के ऊपर 10-10 मिनट की वीडियो बन सकती है और उसके ऊपर हम और फर्दर रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे इस बुक से पता चली है। स्टोइसिज्म के अंदर ये एक चीज़ और प्रैक्टिस करते हैं। वैसे स्टोइसिज्म क्या है आपको पता है? अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट ठीक है। स्टोइसिज्म के अंदर ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन को फॉलो करते हैं कभी कभार। उसमें ये होता है कि आप अपने आप को बुरी से बुरी कंडीशन में सोचते हैं। ऑब्वियसली आप उस कंडीशन से, जो आप सोच रहे हैं बुरी कंडीशन, उससे अभी बेटर सिचुएशन में और आपको अच्छा महसूस होता है। इसके बाद ये बताया गया है कि सिचुएशन तो यू कैन नॉट कंट्रोल, आपके सामने कब क्या सिचुएशन आ जाए ये किसी को नहीं पता, बट आप कैसा रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन को देखकर, इसका कंट्रोल टोटली आपके पास है। और आप इसे जितना अच्छे से कंट्रोल करेंगे आप उतना ही कंट्रोल में अपने आप के। उसके बाद एंटी फ्रेजिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया गया है। या तो आप फ्रेजाइल होते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूरे टूट जाते हो, बिखर जाते हो, या फिर आप बहुत ही स्ट्रांग होते हो जिसका कोई असर ही नहीं होता। इन दोनों के बीच में एक चीज़ है, या फिर इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है स्पेसिफिक, दैट इज एंटी फ्रेजिलिटी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप फेल होते हो, जब भी आपके साथ बुरा होता है, आप और तगड़े बनकर निकल के आते हो। एंटी फ्रेजाइल बनने के 3 तरीके इन्होंने बोला है। सबसे पहला है क्रिएट मोर ऑप्शंस। एग्जाम्पल के लिए आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग इनकम क्यों है, आप अपनी हॉबीज़ को ही इनकम का सोर्स क्यों नहीं बना लेते। और भी चीज़ें इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैंने एक छोटा सा दिया। स्टेप 2 है
कि bet conservatively in certain areas and take many small risk in others। तो छोटे छोटे रिस्क आपको लेने पड़ेंगे, लोगे तभी आप एंटी फ्रेजाइल बन सकते हो। एंड जो लास्ट है वो है कि जो भी चीज़ आपको फ्रेजाइल बनाती है, कच्चा बनाती है, जो भी चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है, उनसे छुटकारा पाओ। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे स्टॉप स्नैकिंग बिटवीन द मील्स, आपके जो 2 मील खाने के बीच में जो अनहेल्दी स्नैक खाते हैं उन्हें हटाओ। आप मीठा हफ्ते में 1 बार खाओ, धीरे धीरे जो भी कर्जा है आपका वो पे ऑफ करो। आप टॉक्सिक लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताना बंद करो। आप अवॉइड स्पेंडिंग टाइम डूइंग थिंग्स वी डू नॉट, ठीक है, वो चीज़ों जो भी जिस भी चीज़ में आप इंजॉय नहीं करते हो, जो आपको टाइम वेस्टेज लगती है, वो उससे दूर हो जाओ। एंड 20 मिनट से ज़्यादा फेसबुक पे, यहाँ पे फेसबुक लिखा है बट मैं इंस्टाग्राम भी बोलूँगा, उसमें टाइम मत बिताओ। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल मेरे डे 75 पे। एंड कल मैं बताऊंगा कि डे 75 के बाद मेरे और क्या क्या प्लान हैं इस चैनल में। गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।